हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी मैट अड्डा में। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही डिमांडेड सेशन था, जहां पर मुझे बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके बताया, सर हमारी आरसी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्या आरसी की कोई सीरीज़ चलाई जा सकती है। सो हियर वी आर टू स्टार्ट द आरसी सीरीज़ एंड आई होप एंड आई बिलीव दैट दिस सेशन विल गिव यू मोस्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन, एंड आई वुड नॉट से दैट कि आरसी आपका आज ही क्लियर हो जाएगा, बट द थिंग्स दैट आई विल गिव यू द most important RCs and most difficult RCs so that you can level up yourself, because I believe that the most critical text you read, the more the easy text, with easy text you become comfortable. So the thing is that my psychology on the RC is that I would make you confuse. I would make you give you critical text, challenging text that you would actually encounter. Then you will get to know that yeah, something is very bad happened with us, and so it starts with, but you have to just follow the instructions that I tell you. थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, आप वीडियो को रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इट्स नॉट लाइव। सो इस वीडियो को पोज करेंगे, टाइम दूंगा, एंड पोज करने के बाद उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उस पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ मैं आपको दूंगा वन बाय वन, एंड उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डोंट थिंक अबाउट टाइम फर्स्ट। आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना है कि कितना टाइम लग रहा है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हाँ, मुझे ये पैराग्राफ पूरा फुली कॉम्प्रिहेंडेबल है या नहीं। इफ़ इट इज़ कॉम्प्रिहेंशन, its comprehension is good enough for you, for your mentality, then go ahead to the next paragraph and do the same thing. So my suggestion is to not to take care of time right now, because this is a challenging test that you right now will be encountered by that text that will be very challenging. So I would make you understand, and I would recommend you not to take the concern of time. So put it aside for some days, and then the time will automatically be fit in your mentality and in your umbrella. So basically आपको इसको समझना पड़ेगा, राइट। सो जब मैं स्टार्ट करूँगा, सो मैं आपको टाइम दूंगा, यू स्टॉप द वीडियो, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड देन गो अहेड। सो विदाउट किसी देरी के मैं आपकी स्क्रीन से हट जाता हूँ, एंड आई सजेस्ट यू टू रीड इट। आप वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, आई गेस आपने ये वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। नेक्स्ट पैराग्राफ वीडियो पॉज कर लेना और फिर आराम से पढ़िए, एज मच एज टाइम यू कैन। चलिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए, और आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, पढ़िए आराम से, आंसर कीजिए और नोटबुक में अपना आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, बहुत आराम से पढ़ना, आंसर करने में कोई जल्दबाजी मत करना। चलिए नेक्स्ट। ओके, आई होप आपने सब चीज़ें पढ़ ली होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली एक एक पैराग्राफ को। अब मैं आपको समझाऊंगा, अब देखते हैं आपने कितना इस पैराग्राफ को समझा और मैं किस तरह से आपको समझाने वाला हूं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। ओके, चलिए मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं, राइट। चलिए, क्या लिखा है, शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा वोकैबुलरी पर फोकस मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि ये पैराग्राफ जो है ओवरऑल बात क्या कर रहा है। सो लेट्स नो।
स्टोइकिज्म, अगर आपको स्टोइकिज्म का मतलब नहीं पता है तो ये स्टोइकिज्म एक फिलॉसफी होती है, और अगर आपको नहीं भी पता है इसका मतलब तो पैराग्राफ इसका मतलब आपको खुद बताएगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि सर स्टोइकिज्म क्या होता है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. द पैराग्राफ इटसेल्फ विल एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ स्टोइकिज्म, राइट? सो you don't need to search out and you don't need to panic. So let's see it. Stoicism was founded in 300 BC. That's cool. By Greek philosopher Zeno and survived into Roman era until about AD 300. That means Stoicism, whatever Stoicism, that doesn't matter. कोई मैटर नहीं करता स्टोइकिज्म अभी क्या है, लेकिन इस बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है बस उस पर ध्यान दीजिए कि इसके जो फिलोसोफर्स थे वो जीनो फिलोसोफर्स थे. उसको फाउंड किया स्टोइकिज्म को 300 BC में फाउंड हुआ था, और ये सर्वाइव कर गई द रोमन एरा अंटिल अबाउट AD 300. यानी यहाँ से लेकर 300 BC तक, ये 300 AD तक चला. ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टोइक्स. अगर स्टोइक्स के बारे में बात करें, अब देखिए स्टोइक्स के बारे में बताएगा कि स्टोइक्स क्या होते हैं. इमोशंस कंसिस्ट ऑफ टू मूवमेंट, राइट? जो इमोशंस होते हैं उसके अंदर टू मूवमेंट होते हैं. द फर्स्ट मूवमेंट इज इमीडिएट फीलिंग एंड अदर रिएक्शंस. यानी पहला मूवमेंट जो होता है वो इमीडिएट फीलिंग जो आपको आती है. यानी जब कभी भी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले आपको एक इमीडिएट फीलिंग आती है, और उसके बाद जो दूसरा मूवमेंट होता है वो होता है आपका रिएक्शन. दैट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. यानी आप फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या करोगे आफ्टर दैट हैपनिंग. दैट अगर व्हेन अ स्टिमुलस और इवेंट अकर्स, ये कब होता है? जब कोई घटना घटती है. फॉर इंस्टेंस कंसिडर व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ एन आर्मी जनरल एक्यूज्ड मार्क्यूस ऑरिलस ऑफ ट्रेजन इन फ्रंट ऑफ अदर ऑफिसर्स. यानी इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके बताया है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि कोई आर्मी जनरल मार्कस, ये कोई नाम ले लिया गया है, बस कोई भी हो सकता है ये बंदा, ठीक है, कि आर्मी जनरल अक्यूज करे, आरोप लगाए आर्कोस एम ए पढ़ लेते हैं, किस चीज़ का? ट्रेजन का. ट्रेजन का मतलब होता है धोखाधड़ी का. इन फ्रंट ऑफ अदर ऑफिसर, यानी धोखा देना, डिसेप्शन के लिए. अदर ऑफिसर्स के सामने वो क्या करे? आरोप लगाए कि आपने धोखाधड़ी करी है या आपने देशद्रोही किया है. द फर्स्ट मोमेंट फॉर द मार्कस मे हैव बीन इंटरनल सरप्राइज एंड एंगर इन रिस्पॉन्स टू दिस रिजल्ट. यानी फर्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है? फर्स्ट मोमेंट उसके लिए हो सकता है कि ये सरप्राइज वाली बात हो और गुस्से वाली बात हो कि ये इंसल्ट हो गई है एक तरह से, किसकी? मार्कस ऑरेलिस की. अकम्पनीड परहैप्स बाय सम इनवॉलंटरी physiological expressive responses such as face flushing and movement of eyebrows. देखिए जब कभी भी आप कोई ऐसी बात सुनते हो तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो कैसे होता है? यू कैन नॉट कंट्रोल, इनवॉलेंट्री होते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल दैम. ठीक है, तो ये फर्स्ट मोमेंट में ही होते हैं. बट द सेकेंड मोमेंट इज व्हाट वन डज नेक्स्ट अबाउट द इमोशन. यानी सेकेंड आपका जो मूवमेंट होता है वो होता है कि अब आप क्या करोगे अबाउट दिस इमोशन. सेकेंड मूवमेंट बिहेवियर्स अकर आफ्टर थिंकिंग एंड अंडर वंस कंट्रोल. यानी ये कह रहे हैं कि पहला रिएक्शन तो कंट्रोल में नहीं होता है, कि पहली बात कोई इंसिडेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ और उसमें आपने कुछ अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखाए, आपको गुस्सा, इंटरनली गुस्सा आया, तो इसको तो रोका नहीं जा सकता. लेकिन 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 जो सेकंड मोमेंट होता है ना एक्शन करने का, उस पर सोचा समझा जा सकता है. सेकंड मोमेंट बिहेवियर्स अकर्स आफ्टर थिंकिंग एंड अंडर वंस कंट्रोल. एग्जांपल्स ऑफ सेकंड मोमेंट्स फॉर मार्कस might have included a plot to seek revenge. मार्कस क्या कर सकता था? सोच सकता था, प्लॉटिंग कर सकता था, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सकता था अपना रिवेंज लेने के लिए. एक्शन सिग्निफाइंग डेफरेंस एंड अपीजमेंट, यानी वो उसकी और उल्टी तारीफ भी कर सकता था. और परहैप्स प्रोसीडिंग as would have proceeded whether or not this इवेंट अकर्ड, या फिर इस तरह से बिहेव करता कि ये कोई घटना घटी ही नहीं है. या फिर कंटिन्यूइंग टू लीड रोमन्स इन अ वे दैट मार्कस एलियस बिलीव्ड बेस्ट बेनिफिटेड देम. या फिर सारी चीज़ें छोड़कर उस पर ना ध्यान देके वो क्या कर रहा होता, मतलब अगर इवेंट को ऐसे कर लेता था कि इवेंट हुआ ही नहीं है और अपने जो रोमन्स के लोग हैं उनको ऐसे ही लीड करता रहता. यानी आर्मी जनरल ने बेसिकली मार्कस ऑरेलियस को कहा कि तुम ट्रेजर हो, तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, वो उसकी बात को इग्नोर करता और आगे बढ़ जाता और रोमन्स के लोगों को लीड करता, क्योंकि उसे इस टाइम ये लगता है कि सबसे बेनिफिटेड यही बात है. इन द स्टोइक व्यू चूजिंग अ रीजन अन इमोशनल रिस्पॉन्स एज द सेकेंड मोमेंट इज द ओनली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स.
So this is what the first paragraph talks about. If you summarize the first paragraph, you need to know such thing that stoicism जो है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिली है, ठीक है, वो ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बट दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी इन योर माइंड. क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं कि स्टोइकिज्म जो है वो 300 BC से कब तक चली है, टू रोमन एरा तक चली है, एंड दैट इज AD 300. ठीक है. फिर इसके बाद बताया कि स्टोइकिज्म में 2 मोमेंट होते हैं. क्या होते हैं स्टोइक्स के अंदर? हाँ, अगर हम स्टोइक की बात करें तो उसके अंदर कितने मोमेंट होते हैं? 2 मोमेंट्स. देयर आर 2 मोमेंट्स, 2 मोमेंट. ठीक है, एक ये बात समझ में आ गई. और इसमें भी बता दिया कि फर्स्ट जो है अनकंट्रोलेबल है, फर्स्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ठीक है, क्योंकि वो आपके कुछ भी हो सकता है. लेकिन सेकंड जो होगा, फर्स्ट जो कंट्रोलेबल नहीं है और सेकंड जो है वो कंट्रोलेबल है. कंट्रोलेबल. ठीक है, बात समझ में आ गई. सो सिंपल बात यह है. फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए कोई जनरल आर्मी ने किसी मार्कस को ये कह दिया कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो ये गलत कर रहे हो, तो वो सेकंड मोमेंट में क्या क्या कर सकता है? फर्स्ट मोमेंट को तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सेकंड मोमेंट को कंट्रोल कर सकता है. वो ये बताया कि वो ये सारी चीज़ें सोचकर ये बात कर सकता था. ठीक है, तो ये सेकंड मोमेंट इज कॉल्ड स्टोइकिज्म. ओके, तो आइए, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पैराग्राफ. दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है दूसरा पैराग्राफ. ठीक है. द स्टोइक्स बिलीव्ड दैट टू लिव द गुड लाइफ and be a good person, we need to free ourselves of nearly all desires, such as too much desire for money, power और sexual gratification. यानी स्टोइक का मानना है कि अगर हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें अपने आप को फ्री करना पड़ेगा ऑफ ऑल डिज़ायर, सच एज डिज़ायर फॉर मनी, पावर एंड सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन. यानी अगर अच्छी चीज़ें बननी है तो मनी, पावर और सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा प्रायर टू सेकेंड मोमेंट. यानी सेकंड मोमेंट, एक तो होता है फर्स्ट मोमेंट जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या लेकिन सेकंड मोमेंट से जो प्रायर होता है वी कैन कंसीडर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो सेकंड मोमेंट को करने से पहले हम पहले कंसीडर कर लेंगे कि चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में. मनी, पावर एंड एक्सेसिव सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट. यानी ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. कैरेक्टर, rationality and kindness are important. The Epicureans first associated with Greek philosopher Epicurus. Epicurus से related है ये, उन्हीं के, ये भी एक philosophy, एक भी एक धारा है जो चली आ रही है ग्रीक philosophers के साथ. Held a similar view. यानी Epicureans भी similar view रखते हैं. क्या believe करते हैं वो? Believing that people should enjoy simple pleasure such as good conversation, friendship, food and wine, but not to be indulged in these pursuits and not follow passion for those things that have hold no value like power and money. तो यानी पावर और मनी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा कॉन्वर्जेशन करना चाहिए, और भाई हमें सिंपल प्लेजर की तरफ जाना चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, खाना खाना चाहिए और वाइन पीनी चाहिए. एज ऑटले 2024 states, the Epicureans articulated a view. उन्होंने एक व्यू आर्टिकुलेट किया. एन्जॉयमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप का एन्जॉयमेंट ऑफ थिंग्स दैट आर रियल रादर देन इल्यूजरी. यानी यही चीज़ है, यही प्लेजर रियल प्लेजर है बेसिकली. सिंपल रादर देन आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, यानी ये सिंपल होता है, रियल होता है, नॉट आर्टिफिशियल. पॉसिबल रादर देन वैनिशिंगली अनलाइकली, दैट इज अनसर्टेनिटी रेलेवेंट टुडे. जैसे कि आज बहुत ही रेलेवेंट बात है. इन सम, यानी अगर हम इसकी समरी करें, दीज एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स सो इमोशंस स्पेशली स्ट्रॉन्ग वंस एज पोटेंशियली डेंजरस. यानी ये दोनों क्या मानते हैं, रोमन्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स क्या मानते हैं कि ये जो इमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. दे व्यूड इमोशंस एज एक्सपीरियंसेस दैट नीड टू बी इन कंट्रोल्ड. ये चाहते हैं कि ये इमोशंस कंट्रोल में रहे. सो बेसिकली अगर इफ यू फाइंड आउट द होल पैराग्राफ एंड यू अंडरस्टैंड द होल पैराग्राफ एंड यू समराइज दिस पैराग्राफ, सो व्हाट वुड हैपन. सो स्टोइक, ये पहले उसमें बताना चाह रहे हैं कि स्टोइक का जो बिलीव है वो ये है, स्टोइक का जो बिलीव है वो क्या बिलीव है कि भैया मनी पावर से दूर रहा जाए. ठीक है, मनी पावर से दूर रहा जाए. ठीक है, इनको मनी पावर एंड सेक्स, ठीक है, इन सेक्सुअल पावर और मनी से दूर रहा जाए, इन्हें अपने पास भटकने ना जाए.
और फिर क्या बात है, और इसी तरह से एपिक्यूरियंस का भी यही व्यू है ऑलमोस्ट, के सिंपल प्लेजर को फॉलो किया जाए, ये एपिक्यूरियन का सिंपल प्लेजर को फॉलो किया जाए, ठीक है। और इसके साथ ऑटले भी यही बात बोलते हैं कि हाँ यही आज रेलेवेंट है कि कॉन्वर्जेशन विद फ्रेंड्स, तो ये भी सिंपल प्लेजर को ही फॉलो करते हैं। ऑल इन ऑल ये बात हो रही है कि ग्रीक फिलोसोफर्स हो या रोमन फिलोसोफर्स हो, वो दोनों इमोशन को क्या मानते हैं, डेंजरस मानते हैं, और ये कंट्रोल में रहना चाहिए। इमोशन इज यू नो डेंजरस एंड दैट्स व्हाई शुड बी इन कंट्रोल, और ये इन कंट्रोल में रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये पूरे पैराग्राफ की हमारी पूरी समरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, एज आउटले 2004 पॉइंट्स आउट, आउटले पॉइंट्स आउट करते हैं द स्टोइक आइडिया बेयर सम सिमिलैरिटी टू बुद्धिज्म। यानी अब ये नया पैराग्राफ है, नई बात बताने के लिए आपको बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो स्टोइक आइडिया है ना, वो सिमिलैरिटी टू बुद्धिज्म है। बुद्धा लिविंग इन इंडिया in the 6th century BC argued for cultivating a certain attitude that decreases the probability of destructive second movement। यानी उसमें भी उन्होंने यही बताया कि जो सेकंड मूवमेंट होता है इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी बर्बाद भी कर सकता है लोगों को अगर ये कंट्रोल वे में इस पर रिएक्ट नहीं किया जाए, राइट। इसके बाद क्या कहता है, दो मेडिटेशन एंड द राइट एटीट्यूड थ्रू, हाँ तो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, ये जो है ये आइडिया बुद्धिज्म का है, थ्रू मेडिटेशन एंड राइट एटीट्यूड वन अलाउज इमोशंस टू हैपन टू वन सेल्फ, बट वन इज एडवाइज टू ऑब्जर्व द इमोशंस विदाउट नेसेसरीली एक्टिंग ऑन देम। ठीक, यानी ये कह रहे हैं कि बुद्धिज्म का मानना है कि इमोशंस का आना गलती नहीं है, यानी आपको गुस्सा भी आता है, दैट शुड हैपन, गुस्सा भी आएगा आपको, हंसी भी आएगी आपको, ग्रीडीनेस भी आएगी अंदर, लेकिन आपको इस इमोशन को ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन इट, राइट। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, देन दे से one achieves some distance and decides what has value and what does not have value। तो जो बंदा इसे अचीव करता है तो वो क्या करता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाता है, यानी अभी सेकंड मोमेंट सेकंड रिएक्शन देता नहीं है, कोई डिस्टेंस बनाता है, और डिस्टेंस बनाने के बाद ये सोचता है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम वैल्यूएबल है या नहीं है, यानी वो सेकंड रिएक्शन देने से पहले एक बार सोचता है। एडिशनली इसके अलावा द स्टोइक आइडिया ऑफ डेवलपिंग वर्चू इन सेल्फ ऑफ बिकमिंग अ गुड पर्सन, यानी स्टोइक का मतलब क्या है, अंदर अपने गुड पर्सन को डेवलप करना, विच द स्टोइक बिलीव्ड वी कुड डू बिकॉज वी हैव अ टच ऑफ द डिवाइन, क्योंकि स्टोइक का मानना है हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टच ऑफ डिवाइन है, यानी भगवान का साथ है। लेट द फाउंडेशन फॉर 3 मोनोथिस्टिक रिलीजन्स, तो ये 3 मोनोथिस्टिक रिलीजन पैदा हुए। मोनोथिस्टिक का मतलब होता है जो एक खुदा को मानते हैं। वो 3 कौन से हैं अब्राहम रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यही फाउंडेशन बना है इन तीनों रिलीजन का। एज विद स्टोइसिज्म, एज टेनेट्स ऑफ दीज रिलीजन्स इंक्लूड कंट्रोलिंग इमोशन लेस्ट वी इंगेज इन सिनफुल बिहेवियर, यानी ये तीनों रिलीजन भी यही बात बताते हैं कि हमें अपने इमोशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिनफुल बिहेवियर हमारा बन जाए। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या बात हो रही है, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि बुद्धिज्म और किस तरह से बुद्धिज्म, इस्लाम, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी रिलेट करते हैं आपस में इस स्टोइकिज्म से। ठीक है, ओके, सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आंसर्स करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन आपका क्या है आपके सामने, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है, यानी इसमें जाहिर सी बात है, आप ये ध्यान रखना 3 ऑप्शंस तो इसमें गलत होंगे और एक ऑप्शन बस सही होगा। ठीक है, 3 ऑप्शंस गलत होंगे, तो आप गलत को एलिमिनेट कर सकते हो और एक को चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर वर नो स्टोइक्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके जो स्टोइक है वो रोमन तक गया है। अगर आपको पता ना हो तो आपको याद होगी ये बात, पहली लाइन में लिखी हुई थी ये बात कि जो स्टोइकिज्म है, ये जो स्टोइकिज्म है ये कब से चला, ये 300 BC से टू AD 300, यानी रोमन तक चला। तो फिर इसके हिसाब से ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं लगा सकते। फिर इसके बाद क्या लिखा है, द एपिक्यूरियंस बिलीव्ड इन कंट्रोलिंग
ऑल इमोशंस। सो बेसिकली स्टोइकिज्म के आइडिया को ये फॉलो करता है और यहाँ पे कह रहा है कि वो बिलीव करते हैं कि सभी इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, बल्कि स्टोइकिज्म का मतलब ये है कि जो फर्स्ट रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज डाउट वाला है, तो इसे भी हम छोड़ के चलेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, द स्टोइक इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन मल्टीपल रिलीजन। यस, ये बात बिल्कुल सही है। ये सब थर्ड पैराग्राफ में लिखा था। स्टोइकिज्म बुद्धिज्म से भी सिमिलैरिटी करता है और ये तीनों मोनेस्टिक रिलीजन्स हैं, दैट इज जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इन तीनों में भी इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। सो दिस कुड बी द आंसर, लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम चारों नहीं पढ़ेंगे। द स्टोइक वैलोराइज द परस्यूट ऑफ मनी, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। वैलोराइज का मतलब होता है किसी चीज को वैल्यू देना। मुझे बताइए कि स्टोइक्स वैल्यू देते हैं मनी, पावर एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ये अगेंस्ट द फैक्ट है और ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो एपिक्यूरियंस का जो बिलीव है वो स्टोइकिज्म बिलीव जैसा है, सिमिलर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टोइकिज्म का मतलब ये है कि सारे इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो सेकंड रिएक्शन होता है, यानी कोई इंसिडेंट हुआ तो आपको पहले गुस्सा आएगा, तो वो तो गुस्सा आना है, उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा आने के बाद आप रिएक्शन करने से पहले सोचोगे कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो कंट्रोलेबल है। सो बेसिकली फिर ये भी गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर वुड बी 3। ओके, सो द राइट आंसर वुड बी 3। Next question, which one of the following statements would be an accurate inference from the example of Marcus Aurelius? यानी ये जो मार्कस ऑरेलियस का एग्जाम्पल लिया था, आपको एग्जाम्पल याद होगा जिसमें जनरल आर्मी ने मार्कस ऑरेलियस को मार्कस को डांट दिया था। डांटा भी नहीं था बल्कि एक्यूज किया था, एक आरोप लगाया था कि आप ट्रेजन हो, यानी आपने धोखाधड़ी, डिसेप्शन, यानी आपने अपने लोगों को धोखा दिया है। ठीक है, सो इससे क्या इन्फ्रेंस निकालोगे आप? व्हाट बी द एक्यूरेट इन्फ्रेंस फ्रॉम द एग्जाम्पल? ऑप्शन ए कह रहा है मार्कस वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द एक्यूजेशन ऑफ ट्रेजन इन फ्रंट ऑफ द अदर ऑफिसर्स। ये तो इन्फ्रेंस निकालने वाली बात ही नहीं है। मतलब इन्फ्रेंस का मतलब होता है विच इज नॉट देयर इन द पैसेज। ओके, इन्फ्रेंस का मतलब जरा समझ लीजिएगा, विच इज नॉट देयर इन द पैसेज, यानी जो चीज पैसेज के अंदर नहीं दे रखी होती है, ठीक है, वो इन्फ्रेंस होता है। अगर कोई चीज पैसेज के अंदर स्टेटेड है, एज अ फैक्ट स्टेटेड है, दैट कैन नॉट बी इन्फ्रेंस, तो वो तो आपने वही बात बोल दी जो पैसेज के अंदर लिखी हुई है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है यू हैव टू टेल दोज थिंग बाय दैट फैक्ट, उस फैक्ट से निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन वो आपके उसमें लिखी नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताइए, मार्कस ऑरेलियस जो है was humiliated by the accusation of treason in front of the other officers, ये बात तो क्लियरली स्टेटेड है, तो इसमें से आपने कोई नई बात कौन सी निकाल ली? तो ये ऑप्शन आपका गलत है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? मार्कस was a stoic whose philosophy survived into the Roman era। क्या ये मार्कस की फिलॉसफी थी स्टोइकिज्म? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मार्कस तो नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले लिया गया था कि बताया गया था कि अगर ऐसा हो तो मार्कस को क्या करना चाहिए। मार्कस कोई फैक्चुअल पर्सन नहीं है, नॉन फैक्चुअल पर्सन है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। इसके बाद क्या लिखा है? मार्कस वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रोमन आर्मी। इस बात से ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है क्योंकि वहां पे साफ लिखा हुआ था, अगर आप देखो, अगर मार्कस का एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा तो यहां से पढ़ना, सेकंड मोमेंट बिहेवियर्स अकर व्हेन आफ्टर थिंकिंग एंड अंडर वंस कंट्रोल। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ मार्कस माइट हैव इंक्लूडेड, यानी ये बता रहे हैं कि सेकंड मोमेंट का एग्जाम्पल कि अगर मार्कस सेकंड मोमेंट करता तो ये चीजें वो कर सकता था। क्या कर सकता था? वो रिवेंज लेने के लिए प्लॉटिंग कर सकता था, ठीक है, या फिर वो चुपचाप रह सकता था और कह देता था मैं तो चुपचाप रहता हूं और अपने जो रोमन्स है उनको लीड करता हूं, ठीक है, उनको लीड करता हूं क्योंकि यही बेनिफिशियल है, उनको लीड करता हूं। तो इसका मतलब जो है मार्कस वहां के लीडर हैं। मार्कस वहां के क्या है? लीडर हैं, इसीलिए तो उन पर इल्जाम लगाया था। तो मार्कस वहां के क्या है? लीडर हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इस बात से ये बात निकाली जा सकती है। लीड कौन करता है? लीडर ही तो करता है।
तो ये बात समझ में आ गई। और ये वहाँ पे साफ लिखा भी नहीं है कि मार्कस इज ए लीडर, बस सिंपली ये बात बता दी गई कि मार्कस जो है उनको जनरल की बात नहीं सुननी चाहिए और चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए, अपने रोमन्स के लोगों को लीड करते रहना चाहिए। इससे पता लगा कि मार्कस वॉज लीडर। मार्कस ऑरी प्लॉटेड रिवेंज इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। क्या उसने रिवेंज लिया? नहीं, उसने रिवेंज लिया या नहीं लिया ये बात तो है ही नहीं। वो तो बता रहे कि रिवेंज भी ले सकता है और ये भी कर सकता है सेकंड मोमेंट के में वो कुछ ना करे, चुपचाप अपनी रोमन्स के लोगों को लीड करे। तो वो ऑप्शंस थे दैट मार्कस कैन डू दैट इन दैट सेकंड मोमेंट। तो उसने कुछ करा नहीं है, बस एग्जांपल ये है कि मोमेंट के मार्कस के पास यही ऑप्शंस है एज अ सेकंड एक्शन। सो दिस इज इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज थर्ड। Okay, so the next question is, through meditation and the right attitude, one allows emotions to happen to oneself. It is impossible to prevent this. यानी meditation के through जो है one allows emotions to oneself, but one is advised to observe the emotions without necessarily acting on them. So that means कि आप मेडिटेशन और राइट एटीट्यूड से वो जो फर्स्ट इमोशन आता है उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और विदाउट नेसेसरीली टेकिंग एनी एक्शन ऑन देम वन अचीव्स सम डिस्टेंस एंड डिसाइड्स व्हाट हैज वैल्यू एंड व्हाट डज नॉट हैव वैल्यू। यानी वो पहले सोचे इस बारे में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द कोटेड स्टेटमेंट। यानी सिंपल सी बात है, ये जो आपका पूरा सेंटेंस लिखा है, पूरा जो आपका पूरा जो सेंटेंस ही है ये पूरा, इसमें कौन सा पॉसिबल इम्प्लीकेशन नहीं है, यानी किसको इम्प्लाई नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें वो फिट नहीं बैठेगा। सो आइए जरा देखते हैं पहला ऑप्शन, इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन मेक इट डिफिकल्ट। इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वैल्यूलेस एक्सपीरियंस। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये कई बार फ़र्क ख़त्म कर देते हैं क्या चीज़ वैल्यूएबल है और क्या चीज़ इनवैल्यूएबल है। इसीलिए इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमारे उसमें लिखी हुई है, तो लेकिन हमें पूछना है, बताना है क्या, नॉट। तो ये तो पॉसिबल इम्प्लीकेशन है, पॉसिबल है ये बात, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हमें बताना है जो नॉट पॉसिबल है। Medication allows certain out-of-body experiences that permit us to gain the distance necessary to control our emotions. ये कह रहा है कि मेडिटेशन के अंदर हमारा मेडिटेशन अलाउ करता है certain out-of-body experiences that permit us to gain the distance। देखिए मेडिटेशन जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली करता है कि जो वो तो होगा, मतलब बेसिकली जो फर्स्ट इमोशन है उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, सेकंड इमोशन को कंट्रोल यानी सेकंड एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस आंसर इज करेक्ट, क्योंकि उसने यही पूछा है, नॉट पॉसिबल इम्प्लीकेशन। सो अब दूसरे ऑप्शन देख लेंगे, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमोशंस इन अ डिस्टेंट मैनर, यानी दूर से अपने इमोशंस को देखना, ऑब्जर्व करना, corresponds to the second moment referred to earlier। yes, इसी को हम second moment बोलते हैं। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगते हो तो ये पॉसिबल इम्प्लीकेशन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नॉट पॉसिबल देखनी थी। मेडिटेशन एंड राइट एटीट्यूड इन दिस इंस्टेंस इंप्लाइज एन इनिशियली पैसिव रिसेप्शन ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। पैसिव नहीं बल्कि ये आपका क्या है, नहीं यहाँ पैसिव रिसेप्शन है, यानी ये रिसेप्शन एक्सपीरियंस को देख लेगा, ले लेगा और बाद में उसे सोचने के लिए बोलेगा। ठीक है, क्या इस बात सोचिए, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो द लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स कुड बी सीन एज कॉन्ट्रडिक्टेड फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज। देखिए ये क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छों को उड़ा के फेंक देते हैं। तो आपको ज़रा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। मेरे साथ आइए ज़रा समझे क्या लिखा है। Which one of the following statements if false, यानी ये जो सेंटेंस है अगर गलत हैं तो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अब इसको पता किस तरह से लीजिएगा, देखिए फॉल्स मतलब नेगेटिव बात हो रही है और कॉन्ट्रडिक्टेड भी कैसी बात है, नेगेटिव बात है। तो आपके मैथ्स में क्या होता है कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम नेगेटिव नेगेटिव का तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव।
अब देखो हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस उठाएंगे, कोई भी, वो फॉल्स होगा, उसे हम क्या कर लेंगे, उसे ट्रू कर लेंगे। और ट्रू कैसे करेंगे, नेगेटिव करके ट्रू कर लेंगे। और फिर वो क्या करेगा, वो फिर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, फिर सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ना चारों तरफ। मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मिलके क्या सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अगर ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा तो यह कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, फिर ये सपोर्ट करेगा। तो ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसे अगर हम ट्रू कर दें तो वो कॉन्ट्रडिक्ट की जगह आपको क्या करने लगे, फॉलो करने लगे और सपोर्ट करने लगे। तो चलिए भाई ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, इन द स्टोइक व्यू चूजिंग अ रीजन्ड an emotional response to the first moment is an appropriate response to emotional situations। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर पहले ऑप्शन को देखेंगे कि स्टोइक व्यू के अंदर ये है कि आप है ना रीजन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स लो टू एज द फर्स्ट मोमेंट इज एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इमोशनल सिचुएशंस। ये बिल्कुल सही बात है, रीजन वाला ढूंढना होता है। इसे अगर आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, क्योंकि हमें तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें उसको क्या करना है, उल्टा करना चाहिए। क्योंकि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इसे ट्रू कर देंगे, तो ट्रू का मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव हो गया कि मान लो कि अगर हम इस बात को नेगेटिव कर दें 2 मिनट के लिए, इसे नेगेटिव वे में देखो ज़रा, इसको नेगेटिव करो कि स्टोइक का व्यूज ये है कि आप रीजन्ड मत चूज करो, अनइमोशनल रिस्पॉन्स मत चूज करो। तो क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं, फिर ये पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर ये आपका आंसर गलत है। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन, द ग्रीक फिलोसोफर ज़ीनो सर्वाइव्ड इनटू द एरा अंटिल अबाउट AD 300। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने इसे नेगेटिव कर दी तो क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पैसेज के अकॉर्डिंग तो ये फिर गलत हो जाएगा, तो फिर ये भी गलत आंसर होगा। इसके बाद क्या लिखा है, डिस्पाइट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड कल्टिवेटिंग द राइट एटीट्यूड इमोशंस कैन नॉट एवर बी कंट्रोल्ड। यानी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से, राइट एटीट्यूड्स करने के बाद भी से भी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो सकते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका उल्टा हो जाएगा कि इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या मेडिटेशन से इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, बताइए। अगर हम इसका उल्टा कर दें कि अगर ये तो कह रहा है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बात सही है। अब हम इसे उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने के बाद यह है कि प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। तो क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं होगा ये भी, क्योंकि वो यही कह रहा है कि आप मेडिटेशन से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद क्या लिखा, इन द एपिक्यूरियन व्यू इंडल्जिंग इन सिंपल प्लेजर्स इज नॉट डिजायरेबल। यानी आपने पढ़ा था एपिक्यूरियन व्यू के अंदर, एपिक्यूरियन का व्यू क्या था कि आप जो सिंपल प्लेजर है उसको कर सकते हैं, यानी उसे कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे ये लिखा है कि हम सिंपल प्लेजर जो है वो डिजायरेबल नहीं है, यानी उनको हम नहीं कर सकते। तो अब उल्टा कर दो, इसका क्या होगा, तो हम ये कह देंगे कि सिंपल प्लेजर्स डिजायरेबल है। तो क्या ये अकॉर्डिंग हो जाएगा सेंटेंस के, हमारे पैसेज के, यस, फिर हमारे पैसेज के अलाइनमेंट में आ जाएगा और यही होगा आपका सही आंसर। देखिए आई नो दैट कि ये पैसेज अपने आप में काफ़ी टफ था और इसके क्वेश्चंस तो उससे भी ज़्यादा टफ थे, बट अगर ये आपने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए आईपी मैट के जो आरसी होंगे वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू वॉच दिस वीडियो। मैं अभी बता रहा हूँ पहले ही, क्या वो कहता है ना, वो कमज़ोर दिल वाले इस आरसी को ना देखें। जिनके अंदर जज्बा है और जो डटे रहने का वो रखते हैं, जो अपना कह सकते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो इसी आरसी को फॉलो करेंगे और इसके फिर वो उनको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आपको अपना डिटर्मिनेशन लेना है और कमेंट में मुझे बताना है कि यार ये सीरीज़ चलती रहनी चाहिए या नहीं। कमेंट में लिख के ज़रूर बताना है कि ये सीरीज़ चलती रहनी चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।